Hi guys, welcome back. My name is CS Shantru Bhandari. I welcome you all to the June 2023 amendments for the subject जिसका नाम है CRIV Corporate Restructuring Insolvency Liquidation and Winding Up. So आज इसके जून 2023 के amendments के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड आई एम श्योर आपको पता होगा कि जून 2023 के लिए ICSI ने जो amendments इशू किए हैं वो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं। और अगर मैं ऐसे कहूँ, क्योंकि हो सकता है आप एक ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप दे रहे हैं, सो ग्रुप 1 में GMRC के अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ नोट्स एंड क्लासेस। ड्राफ्टिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं है, सो उसका जो आप कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं वो एकदम ठीक है, उसमें कोई अमेंडमेंट्स जैसी चीज़ नहीं है। टैक्स के अंदर डेफिनेटली अमेंडमेंट है तो ये आपको देखने पड़ेंगे, बट GMRC के अमेंडमेंट्स मैं आपको दे चुका हूँ। ड्राफ्टिंग जो है उसमें कोई अमेंडमेंट्स है नहीं। ग्रुप सेकंड में ये आप देख ही रहे हैं, बट इससे पहले सेक्रेटेरियल ऑडिट के अमेंडमेंट नोट्स एंड क्लासेस जो है वो आपको मिल चुकी है, दे चुका हूं मैं आपको। अब आप इस समय CRIV की क्लासेस देख रहे हैं जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जून 2023 के अमेंडमेंट्स। एंड राइट आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट RCD और उसके अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे, क्लासेस एंड नोट्स दोनों ही। And then we'll move on to the group 3 which has the amendment in corporate funding MDCS इनमें amendments है। although we do have IPR, उसमें कोई amendment नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो ऑप्शनल बुक पेपर, ओपन बुक पेपर है, पर इंसॉल्वेंसी में अमेंडमेंट है तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट्स आप आज यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे, यानी जो हमारे डिटेल क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मिलेंगे, और जो हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, कंप्लीट इंग्लिश है, वहाँ पे भी ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। ओके, तो चलिए बात करनी स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट्स तो हम डेफिनेटली कर ही रहे हैं, बट उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट्स जो है वो एक एज है, एक सपोर्टिंग एज है जो आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है। बट असली कॉन्फिडेंस तो जो बाकी कंटेंट है, जो आपका CRIV है, जो भी सब्जेक्ट है जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसी को पढ़ने से आएगा। अमेंडमेंट तो चलिए एक एक तसल्ली है कि भाई सब कुछ जो लेटेस्ट पता होना चाहिए मुझे वो पता है, पर आपको बाकी कंटेंट पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है या सोच रहे हैं तो अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए सीधा आते हैं चैप्टर नंबर 19 के ऊपर। सो आई थिंक अगर हम CRIV के मॉड्यूल के परस्पेक्टिव से बात करें, आई थिंक मॉड्यूल सेकंड पे ही हम आ गए हैं, फर्स्ट में कोई ऐसा बदलाव नहीं है। एंड आप सभी जानते हैं कि जो CRIV के मॉड्यूल सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक वी आर टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द IBC, बिकॉज इंसॉल्वेंसी पे ही मॉड्यूल सेकंड जो है उसका मेजॉरिटी कंटेंट बेस्ड है। तो चैप्टर 19 जो है जिसका नाम है प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब देखिए IBC 2016 में आया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और उसको अब 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसका एक मोटा मोटा रिपोर्ट कार्ड जो है वो अलग अलग मीडिया हाउसेज ने पब्लिश किया जैसे ही 5 साल हो गए, कि देखिए IBC को 5 साल हो गए, ये चीज़ें जो हैं वो पहले से इम्प्रूव हुई हैं, बेटर हुई हैं, और ये चीज़ें हैं जो पहले के मुकाबले और ज़्यादा ख़राब हुई हैं। तो आई थिंक वो हम बात करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट फिलहाल आपको याद दिला दूं कि रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि हम अमेंडमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक बेसिक फिर भी एक रिकैप्चुलाइजेशन देना ही चाहता हूँ जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएँ इन सब चीज़ों को। तो रेजोल्यूशन प्लान जो देता है उसका नाम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, और रेजोल्यूशन प्लान एक ऐसा प्लान है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है आई थिंक जिससे हम कॉर्पोरेट डेटर जो अभी इंसॉल्वेंसी से होके गुजर रहा है उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, उसके रिवाइवल की बात करते हैं। तो आई थिंक आप रेजोल्यूशन प्लान कहिए या बात करते करते दिमाग में आ गया रिवाइवल प्लान कहिए, ऑलमोस्ट एक जैसी बात है। हाँ, कानून के हिसाब से उसको रेजोल्यूशन प्लान ही कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे हम इस सिचुएशन को रिजॉल्व करेंगे और इसको बेहतर बनाएंगे जिससे कि कॉर्पोरेट डेटर आगे आ सके और दोबारा से वो एक हेल्थी कंपनी के तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है उसका नाम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है। देखिए तमाम कोशिशों करने के बाद भी अब आपके सामने मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल की है, काफ़ी लेटेस्ट रिपोर्ट है। कहते हैं कि ओनली 15% इंसॉल्वेंसी केसेस रीच रेजोल्यूशन, यानी रेजोल्यूशन मतलब एंड टू एंड हो पाया ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, रिकवर 27% ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट। अब इससे हम पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों ये मैं नहीं कह सकता, बट ज़रूर आपके सामने है कि अगर हमने लेट्स से 1000 केस आए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनका कहना है कि 150 केसेस के अंदर ही रेजोल्यूशन प्लान तक
बात पहुंची है। बाकी जो 850 केसेस हैं वो अलग अलग स्टेजेस में अटके हुए हैं, चाहे वो लिक्विडेशन की तरफ चले गए, चाहे अभी वो इन प्रोसेस ही चल रहे हैं, चाहे उनका विड्रॉल हो गया, इस तरीके की कुछ बातें हो गई, या कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट के रास्ते पे वो निकल गए। तो आई थिंक वो सब कुछ है, बट 15% हमें रेजोल्यूशन प्लान अभी तक सक्सेसफुल दिखे हैं। प्लस उनका ये भी कहना है इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि पीटीआई के सोर्स से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 27% ही क्लेम रिकवर हो पाया है। यानी अगर टोटल ये जो 1000 केसेस हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसकी रिकवरी का जो भी अमाउंट बनता है उसका 27% ही रिकवर हो पाया है, जिसका मतलब मोटा मोटा ये है कि 73% अनरिकवरेबल रहा है। पर देखिए ये एक साइड ऑफ स्टोरी है। इसका अगर कंपैरिजन आप सरफासी से करेंगे या जो पहले के कानून थे उनसे करेंगे, तो आप पाएंगे ये सिचुएशन फिर भी बेटर है। ये ठीक है, ये स्टैंड अलोन नंबर्स आपको अच्छे ना लगे, आपको लगे यार ये बहुत कम है, बट आप इसका कंपैरिजन हम कहीं से तो करेंगे ना, क्योंकि कहीं से आ रहे हैं और कहीं जाना है। तो अगर बेंचमार्क कुछ रखना है तो आई थिंक ये एक ऐसी स्टोरी है या एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, पहले के मुकाबले चीज़ें बेटर हुई हैं, बट स्टैंड अलोन देखा जाए तो वो उतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए लिखा भी है 15% ऑफ 267 इंसॉल्वेंसी केसेस एडमिटेड इन द कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इस क्वार्टर के अंदर रेजोल्यूशन में पहुंच पाए हैं, उसमें 27% ही रिकवर हो पाया है। उनका ये भी कहना है एज मच एज 45% जो है केसेस, तो 15% जो है वो रेजोल्यूशन प्लान की तरफ चले गए, जबकि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी 4500 का मेजॉरिटी तो नहीं होता, तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लिक्विडेशन की तरफ चले गए। आई थिंक ये एक सिचुएशन है जो IBBI की रिपोर्ट से ही, उनकी एनुअल रिपोर्ट से ही निकाली गई है, तो इसमें सच और झूठ का कोई सवाल ही नहीं है। पर अब जो अमेंडमेंट करे गए हैं, हम श्योर जब नेक्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आएगी तो हम देखेंगे कि जो रेट होगा इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान वो और बढ़ेगा और लिक्विडेशन कम होगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लिक्विडेशन कराना नहीं है, कंपनी को बचाना है। तो अब अमेंडमेंट जो इस बार के हैं वो क्या कहते हैं, आइए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं द साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2016, ये अमेंडमेंट्स उसी के ही हैं। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल रियलाइज कि देखिए अमेंडमेंट के ज़रिए उन्होंने हर वो कोशिश करी है कि हम कंपनी को रिवाइव कर सकें, चाहे समय जो है वो थोड़ा ज़्यादा देना हो, या आप बहुत बार सुनते हैं कि भाई बिजनेस एज अ होल सेल आउट करना, चलो अगर नहीं मिल रहा कोई रेजोल्यूशन प्लान या कोई ऐसा बंदा जो कि पूरी कंपनी खरीद सके उसके एसेट्स, तो चलो जो एसेट्स बिक रहे हैं वो बेच देते हैं। तो यानी हर तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करी गई है। जो ग्रे एरियाज थे, यानी अनटच्ड एरियाज थे, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करी गई है, जिससे कि इस पूरे एक्ट का जितना मैक्सिमम यूजेज हो सकता है वो किया जा सके, जिसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो कहते हैं with the objective to maximize value in resolution, the amendment to CIRP enables resolution professional and the committee of creditors to issue request for resolution plan for a second time for sale of one or more assets of the corporate debtor in case where no resolution plan have been received for corporate debtor as a whole। तो यही बात मैंने आपको कही भाई, कंपनी का लॉक स्टॉक बैलेंस सब कुछ है, पर कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई पैसा इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। पर कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है हम देखिए पूरी कंपनी तो नहीं ले सकते, पर हमें कंपनी का ये प्लांट जो है, जो कि लेट्स से दिल्ली में है, मुंबई में, असम में है, गुवाहाटी में है, पंजाब में, कहीं भी है, वो हमें समझ में आता है, उसके लिए हम पैसा दे सकते हैं। बाकी हमारा कोई और लेना देना नहीं कंपनी से, वो चीज़ आपको बेचनी है तो आप बेच सकते हैं। तो पहले क्या था, हम ऐसे कहने लगे थे कि जो लेना है तो सारा ही लेना पड़ेगा, ये आधा अधूरा नहीं चलेगा। बट अब क्या कहते हैं जिसको जो लेना है वो ले लो। तो हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, मैक्सिमम एक तरीके से हम वैल्यू रियलाइजेशन कर सकते हैं, वो हम करें, चाहे वो एक एसेट्स को बेचने पे करना हो, चाहे क्योंकि किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा, और जहाँ पे एक जैसे लोगों को एक ही चीज़ पसंद आएगी तो शायद वहाँ ऑक्शन होगा तो वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। तो आई थिंक जो पहले हम नहीं सोच रहे थे कि इस लेवल तक हमें जाएंगे हम, या यहाँ तक हमें आगे आना पड़ेगा, अब वो सब चीज़ें भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि ये सच में एक बेहतर कानून है, और अगर इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया गया तो ये बहुत फेवरेबल साबित हो सकता है। फर्दर कहते हैं कि टू इम्प्रूव द वैल्यू रिसीव इन द रेजोल्यूशन प्लान, द अमेंडमेंट टू द CIRP enables marketing of the assets of the corporate debtor. It provides for the formulation of a strategy for marketing the assets of the corporate debtor in consultation with the COC। एक बार पढ़ रहा हूँ फिर समझाऊंगा।
to disseminate मतलब to spread information about the assets to wider and target audience of potential resolution applicant or the amendment also enables longer time for the sale of the assets. अब देखिए बहुत ज़रूरी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं या आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, चलिए दूध है ना, अमूल है, तमाम तरीके के मार्केट में मिल्क अवेलेबल होते हैं, टेट्रा पैक है। अब दूध तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब इसको पब्लिसिटी की क्या ज़रूरत है, पार्ले जी को पब्लिसिटी की क्या ज़रूरत है, पेप्सी को कौन नहीं होगा जो जानता होगा, सभी लोग जानते होंगे। ये तो जानते होंगे कोल्ड ड्रिंक है, चलो मैं मानता हूँ, हो सकता है कोई पेप्सी ना जानता हो शायद, थम्स अप जानता होगा, कोका कोला काली कोल्ड ड्रिंक कुछ तो जानता होगा। तो पर वो कंपनीज फिर भी ऐड करती हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जाए। क्योंकि अगर 10 लोगों को बात पता है तो कंपटीशन सिर्फ उन लोगों के बीच में है, वो 10 में से हाँ बोलेंगे, 10 में से 2-3 आएंगे जो सामान खरीदना चाहेंगे, उनमें से कोई एक आदमी होगा जो खरीदेगा। पर अगर यही जो 10 का एरिया है इसको बढ़ा के 50 कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, 500, 1000 कर दिया जाए, तो डेफिनेटली बहुत समय बहुत लंबे लोगों तक, या आप कैसे कह दीजिए वाइडर ऑडियंस तक ये बात हमारी जो है वो पहुंच रही है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी ज़्यादा बड़ा आएगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि जो एसेट्स हमने बेचने हैं, ये हम ऐसे नहीं कि 2-4 लोगों को बता दिए कि हाँ भाई हमारी कंपनी में एसेट्स बिक रहे हैं। अब सीओसी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, चलो पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो ज़्यादा वैल्यू देगा उसको हम अभी प्रोडक्ट जो भी है, कंपनी का मशीन है, लैंड है, कुछ भी है, वो बेच सकते हैं। तो कहते हैं कि अब इस बात पे भी फोकस दिया गया है कि एसेट जो बेचने हैं ये सिर्फ क्लोज सेल नहीं रहेगी, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसकी पब्लिसिटी करेंगे जिससे कि इसका रिजल्ट जो है वो हमें बेहतर मिल सके। ये यहाँ पे कहा गया, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा पैसा रियलाइज होगा, आपका या मेरा फ़ायदा नहीं है, किसका फ़ायदा है, जो लोग सीओसी में बैठे हैं उन्हीं का फ़ायदा है भाई। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं और तमाम तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं। एक वाटरफॉल अप्रोच है, प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स है कि किसको कैसे कितना पैसा मिलेगा, कब कब मिलेगा। तो जब ज़्यादा रियलाइजेशन होगा तो ज़्यादा पैसा बटेगा, सिंपल सी बात है। तो वो और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो अपने लिए ही कर रहे हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो। कहते हैं टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग चेंजेस। इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और बदलाव किए गए हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एसेट्स और पब्लिसिटी के अलावा। कहते हैं कि चेंजेस टाइमलाइन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर प्रेफरेंशियल एंड अदर ट्रांजेक्शन ऑन और बिफोर 130 डेट ऑफ द आईसीडी। आईसीडी है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट जो है वो डेट है जिस दिन आपका केस एनसीएलटी पे एक्सेप्ट होता है। अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है और ये अमेंडमेंट का पार्ट है भी नहीं, बट इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप जिस दिन अपनी अर्जी या एप्लीकेशन पिटीशन लगाते हैं किसी कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी को लेके, उस दिन से इंसॉल्वेंसी शुरू नहीं हो जाती है। इंसॉल्वेंसी शुरू होनी है नहीं होनी है ये और बातों पे भी डिपेंड करता है, बट आई थिंक इसका फाइनल फैसला तब होता है जब वहाँ पे ये केस आपका एडमिट हो जाता है, क्योंकि वहीं से आप सभी जानते हैं मॉनिटेरियम का जो कंसेप्ट है या जो फॉर्मेशन का कंसेप्ट है, क्योंकि सीओसी कोई अपने आप बन के थोड़े आ रही है, पहले इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, क्लेम इकट्ठे करेगा, उसके बेसिस पे सीओसी बनेगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन अमेंडमेंट के दौरान कि सीओसी के बाद भी एक और कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, ऐसा कुछ कमेटी की बात है, वो आगे देखेंगे हम लोग। बट फिलहाल यहाँ पे कहा गया है कि अगर प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसके बारे में आई थिंक हमने अपनी डिटेल एंड फास्ट ट्रैक क्लासेस में बात करी है, ये वो ट्रांजेक्शन है जो कि कंपनी को एक अनफेवरेबल पोजीशन पे लेके आ रही है। यानी 100 रुपये का सामान जो है वो कंपनी ने 500 रुपये का खरीदा है, तो कंपनी ने किसी को प्रेफरेंस दी है। या ऐसे मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान कंपनी ने किसी को 10 रुपये में बेचा है, मतलब चाहे पहला ही ले लीजिए एग्जाम्पल, चाहे दूसरा, दोनों में कंपनी का ही नुकसान है और सामने वाले का फायदा है। या तो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं जब वो सामान अपना बेच रहा है, या बहुत कम में वो कंपनी से सामान खरीद रहा है। तो कहते हैं जो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है इसके बारे में 130 दिन, जिस दिन से भी इंसॉल्वेंसी कमेंस हुई है उसके 130 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हमारा सो कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार होगा तो उसमें ये सब चीज़ें जो है वो बताई जा सकें, क्योंकि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होंगे वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे ही रेजोल्यूशन प्लान तैयार करेंगे और उसी के बेसिस पे सीओसी आगे उसको लेके जाएगा। तो कहते हैं इट प्रोवाइड्स दैट अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मेड ड्यूरिंग प्रेफरेंशियल एंड अदर ट्रांजैक्शन बी शेयर्ड विद द प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट टू इनेबल हिम टू अकाउंट फॉर सच इंफॉर्मेशन व्हाइल प्रपोजिंग रेजोल्यूशन प्लान। अब यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता कि ठीक है जी ये कंपनी का ऐसा ऐसा इंसॉल्वेंसी में जा रही है तो जिसको लेना लेना, आप कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे तो सही,
भाई आप जब मार्केट से पैसा लेते हैं, छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, मार्केट से पैसा लेते हैं, प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं या नहीं आते। अब प्रोस्पेक्टस के अंदर तमाम बातें लिखते हैं, कंपनी का ए से लेके जेड तक जो जो हुआ है टेक्निकली बोला जाता है, सभी कुछ आपको बताना है। छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, आप मत डिसाइड करिए, सब कुछ बताइए जो भी एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है। आप मान लीजिए आप ही इन्वेस्टर हैं, तो आप जानना चाहेंगे, जितना जानेंगे उसी के बेसिस पे शायद कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाएंगे। वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो एक अलग बात है, बट हमारी जिम्मेवारी है उसको बताना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई है तो कहते हैं 130 दिन जो है, जिस दिन से इंसॉल्वेंसी कमेंस हुई है उसके 130 दिन के अंदर इसका सारा हिसाब किताब जो है वो पता होना चाहिए। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि जब आपको पता होगा, यानी जब सीओसी में जो लोग बैठे हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इनको पता होगा तो डेफिनेटली ये जो एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएंगे कि भाई कंपनी के पास यही एसेट्स हैं वगैरह वगैरह, उसके अंदर ये चीज़ डालेंगे कि ये देखिए अभी कंपनी दिखा रही है कि उसके पास लायबिलिटी इतनी है, मान लीजिए 50 करोड़ की लायबिलिटी है, बट टेक्निकली 50 की है नहीं, क्योंकि कंपनी की कुछ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, बहुत सस्ते में सामान बेचा है, तो वो पैसा कंपनी को मिलेगा, तो लायबिलिटी 50 करोड़ जो अभी दिख रही है बैलेंस शीट वगैरह में वो कम हो जाएगी, वो शायद 10 करोड़ रह जाएगी या 20 रह जाएगी या 30 जो भी है। तो इसका हिसाब किताब, क्योंकि अगर आप किसी को बोलते हो भाई 50 करोड़ की लायबिलिटी है और दूसरी तरफ बोलते हो भाई 20 करोड़ की लायबिलिटी, बहुत फर्क है दोनों बातों के अंदर। 50% लायबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट कम हो जा रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू उस वेंचर में इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहेंगे उनकी जो एक नंबर है वो बढ़ेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो बताने के लिए कहा गया है, जिससे कि सही डिसीजन जो है और वो समय पे लिया जा सके। उसके बाद कहते हैं चेंजेस द टाइमलाइन फॉर समेशन ऑफ, देखिए आगे ना इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जो कि आप कह दीजिए सीओसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मिलजुल के तैयार करते हैं कंपनी के बारे में। क्योंकि आप देखिए अगर किसी चीज़ को आपको बेचना है, ठीक है, अब बेचना है किसी भी चीज़ को, उसके बारे में कुछ बताना तो पड़ेगा कि कंपनी की ऐसी हालत हुई है तो क्या हो गया ऐसा, कंपनी ऐसी तो नहीं बनी होगी, बनी तो ठीक ठाक होगी, बिजनेस भी ठीक ठाक किया होगा, तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ तक आप पहुँच गए, ये हालात हो गए कंपनी के, कुछ तो हुआ होगा। ये कंपनी का लो है तो कभी कंपनी का हाई भी आया होगा, फिर वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, अब आगे आप क्या सोचते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आपको बताना है। Change the timeline for the submission of information memorandum to or on before 95 day from the ICD from 54th day। तो पहले आपको information memorandum जो था वो जिस दिन ICD शुरू हो रहा है यानी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उसके 54 दिन यानी 54 डेज के अंदर तैयार करना था, बट अब इसको बढ़ा के 95 जो है वो कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हो गए ऐसे मान लीजिए ऑलमोस्ट। It also mandates that the information memorandum should also include relevant information such as the operation of CD, financial statement, geographical coordinates, company overview. It also include business evaluation of corporate data with asset size more than 100 करोड़। तो वही मैंने कहा जो आपको सिंपल लफ्जों में समझाया कि भाई क्या हुआ, कहाँ से कहाँ कंपनी ऐसा क्यों हो गया, कंपनी के साथ क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या एसेट्स हैं कंपनी के, किस लोकेशन पे वो सिचुएटेड है, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, कहाँ तक उसको अचीव कर पाए, सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए अगर आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो चांसेस है आपको वैल्यू कम मिले, मानता हूँ मैं बात, हो सकता है आपकी सारी बात जानने के बाद आपको वैल्यू कम मिले, बट जो आपको वैल्यू मिलेगी वो रियलिस्टिक होगी और उसके सक्सेस होने के चांसेस, रेजोल्यूशन प्लान के सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने बातें छुपाई तो वैल्यू तो शायद आपको ज़्यादा मिल गई, बट वो रेजोल्यूशन प्लान आगे जाके फेल हो जाएगा तो फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि सच बोला जाए और सामने वाले को समझाया जाए। मेक श्योर कम्युनिकेशन यही नहीं होता कि जो मैं बोल रहा हूँ बस बोल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। आप देखिए इसीलिए एक लाइन को पढ़ने के बाद पहले भी समझाया, पढ़ने के दौरान भी समझाया, पढ़ने के बाद भी समझा रहा हूँ, जिससे कि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या समझाना चाहता हूँ आपको। तो यही हमारी इंटेंशन जो है वो रहनी चाहिए जब हम किसी भी तरीके का रेजोल्यूशन प्लान वगैरह के ऊपर बात करें। अब इतना कहने के बाद आगे जब बढ़ते हैं तो कहते हैं कि हो सकता है लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको रेजोल्यूशन प्लान नहीं मिल रहा है, या जो रेजोल्यूशन प्लान दे भी रहे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब सीओसी को समझ नहीं आ रहा, एनसीएलटी पे वो प्लान जाए तो बहुत दूर की बात है, पहले सीओसी तो माने, तो सीओसी को ही समझ नहीं आ रहा, तो उसका भी रास्ता एक निकाला है यहाँ पे। कहते हैं with the aim to reduce delay in the process and enhance efficiency of the available time, the amendment enables the COC to examine whether it wants to explore the option of compromise and arrangement and file the recommendation with adjudicating authority while applying to AA for the liquidation orders।
In case where it decide to explore, it should explore the option during the period order of liquidation is awaited. The amendment also introduced guiding factors that may be considered while making early decision to liquidate the corporate debtor. देखिए दो रास्ते हैं, रादर तीन। पहला, हम ये कोशिश करेंगे, जो आई एम श्योर सभी की कोशिश होगी शायद सीओसी में, कि भाई कंपनी को हम रिवाइव करें और उम्मीद रखें कि आगे जो है वो कंपनी, तो पहले तो रेजोल्यूशन प्लान मिल जाए, रिवाइवल हो जाए और आगे कंपनी ठीक तरीके से काम करे और सब लोगों को जो जो पैसा जिसका बनता है उसको मिल जाए। ये हमारी, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों की कोशिश होगी। पहला पॉइंट यही है, यही हमारी कोशिश है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि हमने अपनी तरफ से, होता है ना, हम कितनी भी कोशिश कर लें, बहुत बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये ऐसा है या नहीं, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा वो आपको नहीं मिलता, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। अब मैं जैसे कहा, हो सकता है आप लोग मेरी बात से ना माने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, ये सुनने में आती है चीज़ें, तो ठीक है भाई। सेकंड ऑप्शन यही है कि हमने पूरी कोशिश कर ली, आपने कहा एसेट एक साथ बेचो, वो बेच के देख लिए, इंडिविजुअली बेचो, वो बेच के देख लिए, सारा प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन बता दिया, पर फिर भी कोई आगे नहीं आ रहा है, बात नहीं बन रही है, तो हिम्मत हार गए, कहते अब हमारे बस की नहीं है, चलो कंपनी को लिक्विडेट करो, बेचो, जो जैसे बिकता है वैसे बेचो और जो मिलता है वो ले लो। नहीं मिल रही पूरी वैल्यू, जितनी मिल रही है उतनी ले लो, लॉस कम से कम हो, चलो पूरा लॉस नहीं रिकवर, थोड़ा हो जाए रिकवर, थोड़ा हम लॉस सहन करेंगे, हमारे डिसीजंस थे क्योंकि। दूसरा ऑप्शन ये। तीसरा ऑप्शन जो अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो पहले भी थे दो ऑप्शन। तीसरा क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई कोई आगे आ नहीं रहा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए, ना कोई प्लान वगैरह आ रहा है ठीक ठाक सा, तो कहते हैं ठीक है, अब लिक्विडेशन के लिए जब अप्लाई कर ही रहे हैं, तो इस दौरान एक बार दोबारा से सोच लीजिए कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्यों ना हम जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई दूसरा बाहर से आके, भाई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है, कोई थर्ड पार्टी तो है, एक पार्टी कंपनी हो गई, एक पार्टी आप हो गए, चाहे फाइनेंशियल है चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर है, जो भी हैं, और तीसरी पार्टी वो है जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, सीओसी और ये वो, तो इसी के पार्ट है ना सारे के सारे। तो अब तीसरा ये है कि चलिए भाई कोई बाहर से तो आ नहीं रहा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन नहीं रहा कोई, तो ऐसा कर लेते हैं कि जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट डेटर है, इसी से बात करके देख लेते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कुछ पॉसिबिलिटी है, यानी चलो हमें कुछ शेयर दे दो और एक्स्ट्रा कंपनी के, या कुछ इस तरीके से करो जिससे कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर हमें और चीज़ें मिल सकें और कुछ फ़ायदे मिल सकें। तो ये भी एक ऑप्शन है जो अब ऐड कर दिया गया है। तो ठीक है, अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा तो चलो कंपनी से बात करके अगर कुछ बात बन सकती है तो वो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन वर्कआउट नहीं करने वाले हैं तो फिर तो लिक्विडेशन की तरफ जाना ही जाना है, वो तो एंड रिजल्ट है ही है, उसमें तो कोई दोहराए नहीं, और वो सभी को मिलेगा। लिक्विडेशन ना होने का मतलब ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं कि ना कंपनी जीत सकती है ना मर सकती है, तो उसको फिर क्या करा जाएगा उसका। तो आई थिंक वो तो ऑप्शन है ही। बट उससे पहले आपने कह दिया कि जैसे अगर रिवाइवल प्रॉपरली नहीं हो पा रहा तो चलो कंपनी से ही बात करके कोई रास्ता निकालते हैं। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में क्या होता है, यही तो होता है कि अपनी लायबिलिटी या तो आप फॉरगो करते हैं, रिड्यूस करते हैं, शेयर कैपिटल में चेंजेस या बदलाव करते हैं, किसी तरीके से आप पीछे हटते हैं 2 स्टेप, सामने वाला भी 2 स्टेप पीछे हटता है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बैलेंस लेके हम डिसीजन ले पाते हैं। तो कहते हैं वो ऑप्शन भी अब खोल दिया गया है कि अगर ऐसे बनती है बात तो चलो ऐसे बना लो। मतलब मैं इससे सिंपल तरीके से और क्या समझा सकता हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको वो चीज़ें याद रहें। To make the resolution process more transparent and robust, the amendments provide for a common email address to be used throughout CIRP. A liquidation of the CD and this email needs to be handed over to the succeeding IP conducting the process. आगे the IRP RP to communicate, IRP तो आप समझते होंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और उसके बाद जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाते हैं, to communicate to the creditors of the corporate debtor as per the last available books of accounts, public announcement, invite claim through post and electronic means। last point है, इसको पढ़ के समझाता हूँ। It is being clarified that the meeting of COC be conveyed till resolution plan is approved or liquidation order is being passed। तो कहते हैं कि कोई भी करस्पॉन्डेंस होनी है, अब सब कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने 10 लोग हैं, 10 ने अपनी एक ईमेल बनाई हुई है, कभी कोई ईमेल किसी आईडी से भेजते हैं, कभी कोई किसी से भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं। अब जैसे अगर हमें न्यूज़पेपर में बोलना है कि भाई कोई भी अगर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है तो वो आप हमें इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट इस ईमेल पे करेंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भेज देंगे।
तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए आप एडवर्टीजमेंट अगर 5 बार निकालते हैं तो अलग अलग 5 ईमेल एड्रेस देंगे। कहते हैं एक ईमेल एड्रेस रखिए पूरे प्रोसेस के लिए। तो उससे क्या होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा, एक थ्रेड रहेगा या एक हिस्ट्री या एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ चलती रहेगी। जो अभी हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट इससे पहले कौन आया था, क्या बात हुई थी, एक ट्रेल रहेगा उस पूरी की पूरी बात का। तो वो आपको सलाह दी गई है कैसे किया जाए। प्लस जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे, ये जिम्मेवारी है इंटरिम की या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। साथ साथ जब तक रेजोल्यूशन प्लान फाइनल नहीं हो जाता, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता या कंपनी ख़त्म ही नहीं हो जाती, तब तक जो सीओसी के साथ मीटिंग का दौर है वो जारी रहेगा, मीटिंग होती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मीटिंग करी उसके बाद बस भूल गए, किसी से बात हो रही है, ऐसा नहीं। प्रॉपर जो एक चैनल है मीटिंग का, उसी के जरिए बातचीत होगी और ये मीटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक रेजोल्यूशन प्लान ना मिल जाए, कंपनी का लिक्विडेशन ऑर्डर की तरफ बढ़ना तय न हो जाए। उसके बाद कहते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उनकी फ़ीस के बारे में, क्योंकि भाई इनकी फ़ीस आपको प्रायोरिटी में देंगे, नंबर 1 पे इन्हीं की फ़ीस है। तो इनकी जो फ़ीस है या तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो खुद तय करेंगे या फिर ये लोग जो है वो बता सकते हैं, जो भी म्यूचुअल कंसेंट से तय होगा। बट एक मिनिमम स्लैब ज़रूर रखा गया है। कहते हैं इंश्योरेंसी प्रोफेशनल शैल बी पेड अ मिनिमम फिक्स्ड फी इन रेंज ऑफ 1 लाख से लेके 5 लाख पर मंथ depending on the quantum of the claims admitted. However, the applicant or the committee may decide to fix a higher amount of fees on the said minimum after taking consideration the market conditions. तो भाई 1 से 5 लाख मिलना यानी कम से कम 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, मतलब ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। अब कोई बड़ी कंपनी है तो उसके लिए 15 लाख रुपए भी कम नहीं है महीना। तो ये एक कंपनी की बात कर रहे हैं, शायद मैंने अपने डिटेल क्लासेस और फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स में बोला भी है। ये अभी के लिए, आज के लिए जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, तो इंसोलेंसी एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कम है। लॉ या रूलिंग्स वगैरह आप देख ही रहे, लगातार बदलाव आ रहे हैं चीज़ों के अंदर, तो बहुत लोग नहीं हैं इसके अंदर। अब जहाँ लोग कम होंगे वहाँ कंपटीशन कम होगा, जब कंपटीशन कम होगा तो प्राइस की जो वर्ड्स हैं वो भी कम होगी। और यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा मैं समझता हूँ, जो मेरी नॉलेज में, चाहे ICSI है या कोई और इंस्टीट्यूट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है कोई ऐसा प्राइस फिक्स नहीं है कि सर्टिफिकेशन का आप कितना लेंगे, इसका कितना। आप कहते हैं भाई जैसा क्लाइंट होगा उसके हिसाब से हम करेंगे, पर रीजनेबल करेंगे, मार्केट को खराब नहीं करेंगे। बट देखिए IBBI ने एक स्टेप आगे जाके ये कह दिया कि कम से कम 1 लाख रुपए, मतलब मिनिमम से मिनिमम किसी भी कंपनी का करना होगा ना, प्राइवेट कंपनी से कंपनी क्या कोई छोटा काम होगा। तो प्राइवेट कंपनी अगर OPC को छोड़ दें तो प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर भले मिनिमम से मिनिमम ट्रांजैक्शन है, कहते हैं 1 लाख रुपए, तो फिर भी पर महीना इंसॉल्वेंसी या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लेगा ही लेगा। और यही जो है यही कम से कम 5 लाख हो जाएगा अगर कंपनी बड़ी है, कम से कम उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब डिपेंडिंग ऑन वर्क एंड क्वांटम एंड मार्केट कंडीशन, कि 5 का कब 15 हो जाए या 25 हो जाए कह नहीं सकते, डिपेंड करेगा। बट ये एक जरूर सेट पैटर्न किया गया, तो कोई आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि आप 80,000 में उसकी कंपनी की ये इंसॉल्वेंसी का काम लेंगे। 1 लाख तो भाई मिनिमम है, और उसके ऊपर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ये वो सब तो अलग है। ये आपकी फीस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जो फैक्टर्स और हमें देखने होंगे इस फीस को डिटरमाइन करने के लिए, वो बिजनेस कितना बड़ा है, डेटर्स वगैरह कितने हैं, और कितनी एक्टिविटीज़ कंपनी में हुई हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व है। आई थिंक इसी के बेसिस पे तय होगा। आप भी जब मान लीजिए आपको एक घर का मेकओवर कराना है ना, घर का मेकओवर कराना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो ये तो डिपेंड आप पे करेगा ना कि क्या मेकओवर तो एक नॉर्मल वर्ड है, तो आप उसमें क्या क्या कराना चाहते हैं, कौन सा मटेरियल लगाना चाहते हैं, उस पर तय होगा कि कितना खर्चा आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हम एक ब्रॉड आइडिया दे रहे हैं कि ये एक मिनिमम स्लैब्स हैं। अब इन स्लैब्स के ऊपर जाएगा ये तय है, कितना ऊपर जाएगा ये नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली 1 लाख से नीचे नहीं आएगा, ये पक्का गारंटी है, क्योंकि ये लॉ की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर कहते हैं द फीस में बी पेड फ्रॉम द फंड्स अवेलेबल विद द कॉर्पोरेट डेटर कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर या COC और रेज्ड बाय इंटरिम फाइनेंस, एंड द सेम शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस कॉस्ट। तो ये आप सभी को पता है कि जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल खर्चा करेगा उसकी खुद की फीस और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस वगैरह वो आपको प्रायोरिटी में देनी है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, या इंटरिम फाइनेंस के जरिए जो पैसा रेज किया गया है, या चलिए मेंबर्स ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है जो COC में बैठे हैं, जहाँ से भी आए ये पैसा जो है वो आएगा, और इनमें जो भी पैसा आएगा उसके अकॉर्डिंगली अपना जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो कॉस्ट है उसी का पार्ट माना जाएगा। और आई थिंक ये बात मैं शायद तीसरी बार बोल रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सबसे पहला काम होगा जो हमें करना होगा।
आई थिंक यही इस चैप्टर की अमेंडमेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, जो कि चैप्टर 19 से आई थिंक हम 25 पे आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री लिक्विडेशन। इसके बारे में अब हम बात करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है।